तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैमरा क्या होता है, हम कैमरा के व्यू में कैसे जा सकते हैं और सीन को रेंडर कर सकते हैं, फोकल लेंथ्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम देखेंगे कि किस तरह से डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ करके हम ब्लर इफेक्ट ला सकते हैं, रेंडर इंजिन्स क्या होते हैं, ईवी और साइकिल्स रेंडर इंजिन्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, कोई सीन रेंडर करने के लिए क्या सेटिंग्स हमें लगती है, उसका रेजोल्यूशन, उसके फ्रेम्स, उसका फॉर्मेट और किस तरह से हम एक एनिमेशन को रेंडर करेंगे इस वीडियो के एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैमरा की प्रॉपर्टीज से। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हम ब्लेंडर में एक बेसिक सीन बना सकते हैं जिसमें हमने कुछ बेसिक शेप्स ऐड किए थे और हमने कुछ ऑपरेशंस देखे थे कि हम किस तरह से किसी शेप को मूव कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं या स्केल कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि किस तरह से हम कुछ मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक मटेरियल्स जिसमें हमने कुछ कलर्स ऐड किए थे या हमने कुछ रफनेस भी चेंज किए थे कुछ चीज़ का। और हमने देखा था कि हम किस तरह से बहुत ही बेसिक लाइट्स ऐड करके हम अपने सीन को लाइट अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस सीन को रेंडर करें या तो एक इमेज आप रेंडर करें किसी भी एंगल से, या अगर आप चाहते हैं कि हमने एक एनिमेशन बनाया था लास्ट वीडियो में, अगर इस एनिमेशन को आप पूरी तरह रेंडर करके एक वीडियो फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर पे सेव करना चाहते हैं तो उसे कहते हैं रेंडरिंग। वो ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेगा, रेंडर इमेज या रेंडर एनिमेशन। और रेंडर करने के लिए हमें यूज़ करना होगा एक कैमरा। जब आप इस इमेज या इस एनिमेशन को रेंडर करेंगे तो वो कुछ इस तरह आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस इमेज को मैंने एक एंगल से रेंडर किया था तो ये मैंने सेव कर ली थी, या इस पूरे एनिमेशन को मैंने एक वीडियो फॉर्मेट में रेंडर किया था जो कि आप सेव कर सकते हो, आप किसी को सेंड कर सकते हो कि आपने क्या एनिमेशन बनाया है, किस तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रेंडर करने के लिए हम कैमरा किस तरह से सेट करते हैं। तो आप जब भी कोई सीन बनाओगे तो आप देखोगे कि एक कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट आपके सीन में ऐड हो जाता है। अगर गलती से आपका कैमरा डिलीट हो गया हो तो डोंट वरी, आप अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट ए प्रेस करके एक ऐड ऑप्शन में आप कैमरा ऐड कर सकते हैं और एक कैमरा आपके सीन में ऐड हो जाएगा। फिलहाल मैं इस नए सेकंड कैमरा को डिलीट कर देता हूं क्योंकि हमारे सीन में ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट कैमरा है। जब इस सीन को पैन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम फिलहाल कोई कैमरा व्यू से नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर हमें इस कैमरा व्यू के थ्रू इस सीन को देखना है तो आप अपने कीबोर्ड पर अपने नम पैड पर, जो आपके कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में होता है, वहाँ पर क्लिक कीजिए 0 और आप देख सकते हैं कि सडनली आप अपने व्यू पोर्ट को अपने कैमरा के थ्रू देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे नॉर्मल व्यू में लेकर आता हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने 0 प्रेस किया और अब ये एक आपको कैमरा का व्यू दिखने लगा है और ये वाला सीन जो है अब आपका कैमरा कैप्चर करेगा। अगर मैं अपना माउस मूव करता हूँ तो आप कैमरा व्यू से बाहर आ जाते हैं, और अगर मैं 0 प्रेस करता हूँ तो फिर से कैमरा व्यू में चले जाएंगे, फिर से 0 प्रेस करेंगे आप कैमरा व्यू से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे कि आपका व्यू पूरी तरह टिल्ट हो चुका है, और और आपको अगर इसे सीधा करना है तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप फिर से अपने नम पैड पर 1 क्लिक कीजिए जिससे कि आप फ्रंट व्यू में चले जाएंगे, और जैसे ही आप फ्रंट व्यू में जाएंगे आपका व्यू जो टिल्टेड है वो स्ट्रेट हो जाएगा एक्स या वाई एक्सिस पर। अब आप अपना माउस मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से वो व्यू स्ट्रेट हो गया है। और अगर आप गलती से आपका व्यू, अगर आपका ओरिजिन पॉइंट अगर लेफ़्ट या राइट में मूव हो गया हो तो आप देख सकते हैं कि आप जब रोटेट करेंगे तो आपका ओरिजिन साइड में आपको मूव हुआ दिखेगा। अगर आपको आपके ओरिजिन पॉइंट को फिर सेंटर में लाना है
तो कोई भी ऑब्जेक्ट या शेप जो ओरिजिन पॉइंट पर रखा हुआ है उसे क्लिक कीजिए और फिर से अपने नम पैड पर डॉट या पीरियड की प्रेस कीजिए और आप देख सकते हैं कि आप सडनली उस ओरिजिन के पास फोकस हो जाएंगे और वापस आप सेंटर में पैन या जूम कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सडनली आपका व्यू कभी भी आप शिफ्ट का यूज़ करोगे या आप टिल्ट कर दोगे आपका सीन, तो आप आउट ऑफ स्कोप चले जाओगे। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए आप 1 प्रेस कीजिए और आप डॉट प्रेस करेंगे तो आप उस व्यू पे वापस आ जाएंगे। तो हम अपने कैमरा व्यू पर वापस आ जाते हैं। अगर मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरा यहाँ से ना कैप्चर करते हुए मुझे इस एंगल से कैप्चर करे, या जो भी एंगल मुझे अच्छा लगता हो, लेफ़्ट या राइट या टॉप व्यू, तो सबसे पहले इस व्यू पोर्ट में मैं अपने आप को उस एंगल पर पोजीशन करूँगा जहाँ से मुझे रेंडर करना है इस सीन को। तो मैं अपने आप को यहाँ पोजीशन कर देता हूँ। ये एक ठीक एंगल है एक इमेज कैप्चर करने के लिए। और जैसे ही आपका व्यू आपने डिसाइड कर लिया, आपके कैमरा को इस एंगल पर फिक्स करने के लिए आप प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल आल्ट और ज़ीरो। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस आल्ट पर प्लस ज़ीरो क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपका कैमरा सडनली इस व्यू में आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से कैमरा इधर आके फिक्स हो गया है। आप फिर से ज़ीरो प्रेस करेंगे अपने कीपैड पर तो आप उस व्यू में वापस आ जाएंगे। अगर आपको इस कैमरा का पोजीशन चेंज करना है, जैसे आपको एक्स वाई या जी एक्सिस में ऊपर या नीचे करना है, तो अगेन आप इसी कैमरा को प्रेस कर को मूव कर सकते हैं जी कमांड से, जो हमने पहले यूज़ किया था। जैसे कि हम इस क्यूब को जी से एक्स या वाई या जी एक्सिस में मूव कर सकते हैं, उसी तरह से हम इस कैमरा की फ्रेम को क्लिक करेंगे, या तो हम यहाँ पर कलेक्शन में इस कैमरा की ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ये कैमरा हमारा हाईलाइट हो गया है। अब हम कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे जी, तो आप देख सकते हैं कि आपका कैमरा अब आपके माउस के साथ भी मूव होने लगा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एक्स जी और एक्स और वाई एक्सिस पर थोड़ा सा एडजस्ट करूँ, तो मैं प्रेस करूँगा जी। अब मैं प्रेस करूँगा जी, तो अब मैं इसे ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ। या तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं इसे एक्स एक्सिस पे थोड़ा मूव करूँ या वाई एक्सिस पर मूव करूँ, तो मैं प्रेस करूँगा जी वाई, एंड आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इस कैमरा को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। आप कैमरा व्यू से बाहर आकर भी अपने आप को पोजीशन करके इसको कंट्रोल आल्ट जी से भी प्रेस सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कंट्रोल आल्ट जी करता हूँ और यहाँ जी प्रेस करके थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पर प्रेस करता हूँ। हम इस इमेज को अगर रेंडर करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं कि आपका व्यू कैमरा में आ चुका है। तो इस इमेज को रेंडर करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए जहाँ पर एक टैब है रेंडर। आप इसे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे दो ऑप्शंस, रेंडर इमेज और रेंडर एनिमेशन। तो हम रेंडर इमेज पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं एक नया पॉपअप ओपन होता है और इमेज ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाती है। आप देख सकते हैं ये 168 सबसे लास्ट फ्रेम हमने रेंडर की थी और ये रेंडर का रिज़ल्ट आ चुका है। अगर आपको इस इमेज को सेव करना है तो आप यहाँ जाइए, क्लिक कीजिए इमेज, आप क्लिक कीजिए सेव एज़, और आप जहाँ चाहते हैं वो ये इमेज वहाँ सेव हो जाएगी और फिर आपको इस तरह से आपके सिस्टम पर वो सेव होकर दिखने लगेगी। सिमिलरली अगर आप पूरा एनिमेशन रेंडर करना चाहते हैं तो इस पॉपअप को मैं क्लोज़ कर दूंगा फ़िलहाल, और यहाँ पे हमारा ब्लेंडर का एक्चुअल व्यू ओपन रहेगा। अगर इस टोटल एनिमेशन को आप कैप्चर करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ जाकर रेंडर एनिमेशन कर सकते हैं एक वीडियो फॉर्मेट में, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल्स और आगे देखेंगे। हम इस कैमरा के बारे में कुछ और थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं। तो अगर हम इस कैमरा को क्लिक करते हैं यहाँ पर या इस कलेक्शन में इस कैमरा ऑब्जेक्ट को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ की टैब्स है और यहाँ पे एक
कैमरा का आइकॉन बन गया है। आप इस आइकॉन को क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको दिखेंगी इस कैमरे की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ एक रियल लाइफ कैमरे की तरह ही काम करता है। जैसे रियल लाइफ कैमराज में लेंस होता है, उस लेंस की फोकल लेंथ हम कम या ज़्यादा करके अपना व्यू वाइड या जूम इन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस फोकल लेंथ को बढ़ाता हूँ तो मेरा कैमरा अब किसी ऑब्जेक्ट पर जूम होने लगता है। तो हम बहुत ही ज़्यादा जूम करके उस ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोज ले जा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं रेंडर करूँगा तो इतना ही एरिया रेंडर होगा, क्योंकि हमारे कैमरा ने उसे जूम कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इतना पार्ट ही रेंडर हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस फोकल लेंथ को छोटा कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि अब ये वाइड एंगल बन गया है। इसे मैं और छोटा कर सकता हूँ। आपका सीन अगर बहुत बड़ा है, आपको और भी चीज़ें इस सीन में लानी है, तो आप अराउंड इसे एक वाइड एंगल की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर अब मैं इस इमेज को रेंडर करूँगा, आप देखेंगे कि अब ये वाइड एंगल में आप को ये इमेज रेंडर हो चुकी है। तो ये बहुत हेल्पफुल है दोस्तों। फोकल लेंथ जब भी आप अपना कैमरा सेट करना चाहते हैं, अगर किसी इमेज को अगर आप अच्छी तरह से कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ करके अपना कैमरा सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे एक बेसिक फोकल लेंथ के बाद कैमरा की और एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है डेप्थ ऑफ फील्ड। आपने अपने सेल फोन से कभी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लिए होंगे तो आपको पता होगा कि आपका अगर आप किसी पर्सन या सब्जेक्ट का फ़ोटो लेते हैं तो उसका बैकग्राउंड ब्लर हो सकता है और वो सब्जेक्ट फोकस में आके शार्प हो सकता है। इस इफ़ेक्ट को इस वर्चुअल कैमरा में अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यूज़ करेंगे ये वाला ऑप्शन जिसका नाम है डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे, और जैसे कि फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, फोकल डिस्टेंस और एफ स्टॉप। अगर हम फोकल डिस्टेंस को कम करते हैं, इसका मतलब है कि आपका कैमरा का डिस्टेंस बहुत कम हो गया है फोकस का। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा सीन ही ब्लर हो गया है, क्योंकि ये इसका फोकल डिस्टेंस बहुत कम है कैमरा का। जैसे ही हम इस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वापस फोकस में आने लगा है। तो मैं इसे वापस 10 मीटर पर कर देता हूँ सो दैट सारे ऑब्जेक्ट्स फोकस में आ जाएंगे। अगर आप एफ स्टॉप को भी कम ज़्यादा करेंगे तो ये वाला इफ़ेक्ट आप अचीव कर सकते हैं। तो मैं इसे भी अपने ओरिजिनल वैल्यू पर ले आता हूँ। इस डेप्थ ऑफ फील्ड को चेक करने के लिए हम एक इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, एक आइकोस्फीयर। इसे मैं एडजस्ट करता हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड पर प्रेस करता हूँ नमपैड पर 7। सो 7 प्रेस करते ही मैं आऊँगा टॉप व्यू में। अब मैं सारी चीज़ें टॉप व्यू से देख सकता हूँ। इस नए आइकोस्फीयर को मैंने क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैं इसे प्लेस करता हूँ अपने कैमरे के थोड़ा क्लोज, और 0 प्रेस करके मैं वापस जाऊंगा कैमरा व्यू में। मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, स्केल डाउन। आप देख सकते हैं कि ये आइकोस्फीयर कैमरा के बहुत पास है। तो अब अगर हम इस कैमरा व्यू में जाते हैं और हम इसका फोकल डिस्टेंस कम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है और हमारा आइकोस्फीयर जो है वो फोकस में है। तो आपको थोड़ा प्ले करना पड़ेगा इन सेटिंग्स के साथ, बट आप ये इफ़ेक्ट अचीव कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक आई ड्रॉपर का आइकॉन देख सकते हैं, इसे भी क्लिक करके आप बोल सकते हैं कि आपको इस चीज़ को फोकस करना है और सडनली आपका आइकोस्फीयर या फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट फोकस हो जाएगी और अब आप देख सकते हैं कि आपका पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। हम एक क्विक रेंडर करके देखेंगे कि ये कैसे दिखता है, और आप देख सकते हैं कि टोटल बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है और आपका आइकोस्फीयर शार्प कैप्चर हो चुका है। तो इसका यूज़ करके भी आप बहुत ही ब्यूटीफुल रेंडर्स बना सकते हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग शेप्स के साथ, जो कि और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा। हम रेंडर और रेंडर इंजन के बारे में अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखेंगे।
आप यहाँ पर इस सेक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड नंबर पर एक टैब है जिसका नाम है रेंडर। आप उससे क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेंडर इंजन का ड्रॉप डाउन है, और इसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से 2 ऑप्शंस हम देखेंगे, एक ईवी और एक साइकिल्स। तो ये होते हैं रेंडर के इंजन। जब भी हम किसी भी इमेज को रेंडर करते हैं तो जो भी रेंडर या जो भी इमेज बनता है वो इमेज एक इंजन के थ्रू आकर बनता है, और वो इंजन पर उस इमेज और वीडियो का क्वालिटी डिपेंड होता है कि कितनी अच्छी वो इमेज या वीडियो रेंडर होगी। तो यहाँ पर ब्रॉडली 2 इम्पोर्टेंट रेंडर इंजन्स है, एक ईवी और एक साइकिल्स। अब तक हमने जितने भी इमेजेस रेंडर किए हमने अब तक जितनी भी बार इस सीन को इस रेंडर्ड व्यू में देखा था वो सब ईवी के थ्रू था। ईवी ये एक बहुत ही लाइट रेंडर इंजन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सीन बहुत क्लियरली हम इसे देख सकते हैं पूरे लाइटिंग और पूरे मटेरियल्स के साथ, और यहाँ पे कोई लैग नहीं हो रहा है। तो ईवी एक बहुत ही अच्छा और लाइट रेंडर इंजन है, और आपके कंप्यूटर या आपके प्रोसेसर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्ड या स्ट्रेसफुल नहीं है। अगर आप यहाँ पे इस रेंडर इंजन को चेंज करके क्लिक करेंगे साइकिल्स, तो आप देख सकते हैं कि सडनली कुछ चेंज हो गया है, सीन ग्रीनी हो गया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि साइकिल्स ये एक बेटर रेंडर इंजन है। जब आप रेंडर करोगे तो साइकिल्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। इसमें आपके रिफ्लेक्शंस, आपके कलर्स, आपकी लाइटिंग, शैडोज सब कुछ एकदम रियल लाइफ की तरह होगा। तो साइकिल्स एक बेटर रेंडर इंजन है, लेकिन इसका एक डाउन साइड ये है कि साइकिल्स के लिए आपको बहुत ही अच्छा प्रोसेसर या बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स कार्ड होना ज़रूरी है आपके लैपटॉप या आपके सिस्टम में। अदरवाइज़ अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आपके सिस्टम पे बहुत प्रेशर आ सकता है, स्ट्रेस भी आ सकता है। तो इसलिए यूजुअली हम इस ट्यूटोरियल्स के लिए फ़िलहाल ईवी वाला इंजन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत, जैसे मैंने कहा कि ये सिंपल है, इजी है रेंडर करने के लिए। इवन दो इसके रिज़ल्ट्स साइकिल्स के इतने अच्छे नहीं हैं, बट इसके रिज़ल्ट्स ओके है, जहाँ पर आप रेंडरिंग करके देख सकते हैं, अपना सीन चेक कर सकते हैं। और जब आपका सीन पूरा हो जाए तो आप फाइनली सबसे एंड में भी आप साइकिल से रेंडर कर सकते हैं। रेंडर इंजन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। यहाँ पर एक टैब है जो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आपके रेंडर के इमेज की या वीडियो की क्वालिटी कैसी होगी। जितने ज़्यादा सैम्पल्स होंगे उतनी अच्छी आपको क्वालिटी मिलेगी। यूजुअली ये नंबर 64 पर होता है, लेकिन आप इसे 100 या 200 या 500 भी कर सकते हो। अगेन आप जितना ज़्यादा सैम्पलिंग रेट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर यूज़ होगा, और आपके सिस्टम पर उतना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। तो आप 64 या 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप इसको ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं आपके क्वालिटी के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। सिमिलरली व्यू पोर्ट के लिए हम सैम्पलिंग कम रखते हैं, क्योंकि फ़िलहाल हम व्यू पोर्ट में है और व्यू पोर्ट का परफॉर्मेंस अच्छा हो, इसलिए सैम्पलिंग को 16 या 10 या 20 के रेंज में हम रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस है, जैसे कि एम्बियंट ऑक्लूजन। अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो कुछ एम्बियंट लाइट्स है वो भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पर एक ब्लूम का ऑप्शन है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सडनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा ब्लूमिंग इफेक्ट आ जाएगा जहाँ पर भी रिफ्लेक्शंस या लाइटिंग्स है। स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो इन शेप के आसपास जो शेप्स है या बेस है या प्लेन है, इनके भी रिफ्लेक्शंस अब एक दूसरे पर गिरने लगेंगे और लाइटिंग और सीन ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा। सिमिलरली साइकिल्स के लिए आप क्लिक करेंगे साइकिल्स, तो यहाँ पर भी कुछ सैम्पलिंग का रेट है। ये सैम्पलिंग रेट भी आप 10, 20 या 30 से स्टार्ट करके ग्रेजुअली आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ग्राफिक कार्ड है तो आप यहाँ पर डिवाइसेस के ड्रॉप डाउन में क्लिक करके यहाँ पर जीपीयू का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर आपकी रेंडरिंग
के लिए आपका ग्राफिक कार्ड यूज़ होगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप सीपीयू का यूज़ कर सकते हैं, बट फिर आप साइकिल्स इंजन आपके लिए थोड़ा हेवी हो जाएगा आपके सिस्टम के लिए। तो ये वीडियो एंड करने से पहले हम इस एनिमेशन को रेंडर करके देखेंगे दो तरीके से। एक स्टेडी कैमरा जहाँ पर हमारा कैमरा मूव नहीं हो रहा है, और दूसरी तरीके से जहाँ पर हम अपना कैमरा एनिमेट करेंगे फ्रेम 1 से 150 तक। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए जहाँ पर हमारा कैमरा स्टेडी रहेगा, जो कि इस तरह का एनिमेशन है, जहाँ पर हमारा कैमरा स्टेडी है और जस्ट हम एक वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। ये करने के लिए सबसे पहले आप अपना एंगल डिसाइड करेंगे कि आपको किस एंगल से ये एनिमेशन रिकॉर्ड करना है। लेट्स से कि आपको ये एंगल सही लगता है, फिर अपने कीबोर्ड पर प्रेस कीजिए Ctrl+Alt+0। अगर कैमरा आपको और एडजस्ट करना है तो क्लिक कीजिए कैमरा को या इस फ्रेम को, प्रेस कीजिए G और आप इस कैमरा को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे फ़िलहाल यहाँ रखूँगा। और इस रेंडर की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए आप यहाँ आएंगे। जस्ट रेंडर के नीचे एक टैब है जिसका नाम है आउटपुट। हम रेंडर इंजन को AV पर ही रखेंगे फ़िलहाल और क्लिक करेंगे आउटपुट टैब पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट में रेजोल्यूशन हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैंने रेजोल्यूशन रखा है 1920x1080, जो कि फुल HD रेजोल्यूशन होता है। परसेंटेज मैंने 100 रखा है। अगर आपको इसका क्वालिटी और बढ़ाना है तो इसका परसेंटेज आप 150 या 200 भी कर सकते हैं, और आपकी इसका क्लैरिटी और भी एनहांस हो जाएगा, डबल हो। फ्रेम रेट 24 FPS मैंने रखा है। आप इसे चेंज करके भी बढ़ा सकते हो 30 या 50। फ़िलहाल मैं इसे 24 ही रखूँगा। फ्रेम रेंज में आप डिफ़ाइन करते हैं कि आपको कितनी फ्रेम्स का एनिमेशन रखना है। तो हमारा एनिमेशन स्टार्ट होता है फ्रेम 1 पे और एंड होता है फ्रेम 150 पे। तो हम यहाँ फ्रेम स्टार्ट करेंगे 1 पे और एंड आप 150 पर भी कर सकते हो, या आप 1-2 सेकेंड्स एक्स्ट्रा भी स्टेडी रेंडरिंग कर सकते हो। तो मैं इसे 160 पर रखता हूँ फ़िलहाल। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि एक आउटपुट टैब है। आउटपुट में आप इसे क्लिक करने के बाद आप अपना लोकेशन यहाँ पर स्पेसिफाई कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और वो एनिमेशन वहाँ उस लोकेशन पे सेव हो जाएगा। फाइल फॉर्मेट में यहाँ पर PNG है। अगर आप इमेज फॉर्मेट में हर एक फ्रेम को आप रेंडर करना चाहते हैं तो आप PNG यूज़ कर सकते हैं, या आपका वीडियो छोटा है, शॉर्ट है, आपको एक वीडियो फॉर्मेट में चाहिए तो आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं FFmpeg वीडियो। और बाकी सेटिंग्स को हम फ़िलहाल एज़ इट इज़ रखेंगे। और ये हो गई हमारी सेटिंग्स EV के लिए 160 फ्रेम्स के लिए। इस लोकेशन पर हम इसे सेव करेंगे। अब इस एनिमेशन को रेंडर करने के लिए सिंपली आपको जाना है यहाँ पे, इस टैब का नाम है रेंडर। यहाँ क्लिक कीजिए और क्लिक कीजिए रेंडर एनिमेशन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एनिमेशन रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेम बाय फ्रेम। आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा। जब ये रेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने डाउनलोड लोकेशन पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये वीडियो डाउनलोड हो चुका है, जिसका नाम कुछ इस तरह है, फ्रेम 1 टू फ्रेम 160। और जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो वीडियो पूरी तरह रेंडर हो चुका है और सेव हो चुका है। तो ये हमने देखा कि हम कैसे एक सीन को स्टेडी कैमरा से रेंडर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह इस सीन को हम एक मूविंग कैमरा के साथ रेंडर करेंगे, जहाँ कि हम हमारे कैमरा को भी की फ्रेम करेंगे। तो इस सीन को लेकर आएंगे फ्रेम 1 पर, जहाँ पे हमारा सीन स्टार्ट होता है, और हम डिफ़ाइन करेंगे कि फ्रेम 1 पर हमारा कैमरा इस क्यूब पर फोकस हो, और बाय द टाइम फ्रेम 150 पर, जहाँ पर ये एनिमेशन ख़त्म होता है, हमारा कैमरा इस सिलेंडर तक मूव होके आ जाए। तो ये है कैमरा का एनिमेशन। हम जाते हैं फ्रेम 1 पे। मैं इस कैमरा को क्लिक करता हूँ या सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस करता हूँ G अपने कीबोर्ड पर।
या तो मैं इस कैमरा व्यू से बाहर आ जाऊंगा और मैं इस सीन को पैन करूंगा और मैं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा यहाँ आ जाए इस सीन के लिए, और मैं यहाँ अपने कीबोर्ड पर प्रेस करूँगा Ctrl+Alt+0 और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मेरा क्यूब यहाँ पर फोकस हो गया है। इस कैमरा को की फ्रेम करने के लिए सिलेक्ट कीजिए इस कैमरा की फ्रेम को या इस कलेक्शन में इस कैमरा के ऑप्शन को और प्रेस कीजिए कीबोर्ड पर आई। तो आई में आपको दिखेगा की फ्रेम मेनू, यहाँ पे आप लोकेशन या रोटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक की फ्रेम इस कैमरा के लिए बन चुका है। अब आप फ्रेम 160 पर जाएंगे या 150 पर जाएंगे जहाँ भी हमें ये एंड करना है एनिमेशन, और हम फिर से इस कैमरा को क्लिक करेंगे, जी से प्रेस करेंगे और मूव करेंगे सिलेंडर पर जहाँ हम चाहते हैं कि ये एनिमेशन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर फिर से हम इस कैमरा को सिलेक्ट करके आई प्रेस करेंगे और ऐड करेंगे एक लोकेशन एंड रोटेशन का की फ्रेम। तो अब हम फिर से अगर फ्रेम 1 पर जाते हैं और इस वीडियो को प्ले करते हैं इस बटन से, इसका नाम है प्ले एनिमेशन, तो आप देख सकते हैं कि आपका कैमरा भी अब एनिमेट हो चुका है और वो मूव हो रहा है इस स्पेस में। तो इसका यूज़ करके आप अलग अलग एंगल से या अलग अलग डायरेक्शन से भी इस चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छे रेंडर्स आप बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।